हेलो स्टूडेंट्स, हेलो। आशा करता हूँ आप सब बिंदास होते होंगे, हाँ कि नहीं। तो देखो, ये जो एग्ज़ाम का सीजन आ रहा है, जो एग्ज़ाम आगे है ना, तुम्हारा बोर्ड एग्ज़ाम हो या किसी भी एग्ज़ाम होता है, तो जनरली मैंने ये जो वीडियो बना रहा हूँ वो एग्ज़ाम आज नज़दीक है। 2019 का जो बोर्ड एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, इसीलिए मैंने क्या करा, एक रैपिड फायर और रैपिड रिवीजन सीरीज़ मैंने बनाया, जिसमें एक चैप्टर ले लिया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है और बहुत इजी भी होता है। क्या है कि 4 मार्क कंपलसरी इसको चैप्टर से आता है बोर्ड एग्जाम में। 1 मार्क आता है कहाँ से, नेमिंग से, और जो 3 मार्क आता है इधर वो आता है CFT या VBT, क्रिस्टल फिल्ड थ्योरी, वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी और आइसोमरिज्म, नहीं तो लिगैंड के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, तो अभी देखो जल्दी स्टार्ट करते हैं। ओके, तो देखो ये हो गया व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। पहले तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसे बनते हैं, अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड करेगा तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो जाएगा। तो कंपाउंड्स दोज आर फॉर्म्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। तो पहले जानेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है क्या, इट इज द फॉर्मेशन ऑफ, इट्स द ओवरलैपिंग ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल ऑफ मेटल विद फुली फिल्ड ऑर्बिटल ऑफ द लिगैंड। तुम्हें पता है मेटल जनरली कौन सा मेटल लेते हैं हम, ट्रांजिशन एलिमेंट का। तो ट्रांजिशन एलिमेंट मेटल्स मीन्स इट शुड हैव इनकम्प्लीट और डी ऑर्बिटल्स, दैट्स व्हाई इट मे हैव नंबर ऑफ एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स। तो देखो ये जो एम्प्टी डी ऑर्बिटल के साथ लिगैंड का फील्ड ऑर्बिटल अगर ओवरलैप करेंगे तो ये फॉर्म करेंगे एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो देखो ये था डी ऑर्बिटल दैट ऑफ मेटल और ये था पी ऑर्बिटल ऑफ द लिगैंड, जो कि हो फुली फिल्ड और ये है एम्प्टी। ठीक है, तो अभी चलते हैं वो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स और डबल सर्ट में डिफरेंस क्या है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है, कभी कभी आ भी जाता है। तो देखो ये डबल सर्ट और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्यों होते हैं कि वो दिखने में आसपास ही लगते हैं, जैसे हम शक्ल जैसा लगते हैं। तो देखो ये जो डबल सेट होता है, मैंने एक एग्जांपल ले लिया पोटासियम का, K2SO4 L2SO4 24 वाटर। अगर इसको हम सोल्यूशन स्टेट में ले जाएंगे, किसी सॉल्वेंट में ऐड कर देंगे, तो क्या होगा, वो जो आइडेंटिटी था, वो जो सॉल्ट का आइडेंटिटी जो नेचर दिखा रहा था, वो सॉल्ट का नेचर नहीं रहेगा, वो जो आइडेंटिटी उसका लॉस कर जाएगा। क्यों, किस में, सोल्यूशन स्टेट में। क्यों, क्योंकि वो जो होता है ना, वो जो आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं। यहाँ थे एक कंपाउंड या मॉलिक्यूल की तरह, लेकिन वो सब टूट के बिखर के क्या हो गए, आयन्स में कन्वर्ट हो गए। तो देखो ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स क्यों इतना डिफरेंट है, क्योंकि जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से फॉर्मेशन हुए हैं ना, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, और क्या होता है वो सॉल्वेंट में, क्या सॉल्वेंट में उनका प्रॉपर्टी और जो आइडेंटिटी कभी लॉस नहीं करते, वो इनका प्रॉपर्टी को इंटैक्ट रखते हैं। तो इसीलिए देखो मैंने एक सॉल्वेंट सपोज मान लो वाटर या किसी पोलर या नॉन पोलर सॉल्वेंट में एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स को डाल दो, तो ये सिर्फ कौन सा आयोनाइज, सिर्फ जो बाहर आयोनाइजेशन स्फीयर वाला आइटम होता है वो आयोनाइज होगा, लेकिन जो प्रॉपर्टी होता है ना, वो प्रॉपर्टी इंटैक्ट रहता है। ठीक है, तो ये होता है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स और डबल सॉल्ट में डिफरेंट। डबल सॉल्ट लूजेस द आइडेंटिटी, कोऑर्डिनेशन सॉल्ट इंटैक्ट द आइडेंटिटी। ठीक है, तो देखो ये जो मैंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो एक, आपको तो पता होगा फिर भी देख दीजिए, ये जो कोऑर्डिनेशन का लिखने का जो डिज़ाइन है, जो स्टाइल होता है, IPSC ने रिकमेंड किया है। तो देखो जो स्फीयर होता है, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, जो ब्रैकेट को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, जिसके अंदर में सिर्फ कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, उसके बाहर जो होता है वो आयोनिक बॉन्ड, उसके बाहर जो होता है देखो, इधर दिस साइड इट कंटेन्स नेगेटिव लिगेंड्स एंड दिस साइड इफ इट इज लाइक सोडियम, पोटेशियम, नंबर ऑफ मेटल्स आर कैन बी पॉजिटिव लिगेंड्स। सो ये होता है पॉजिटिव साइड होता है और ये होता है नेगेटिव साइड। ठीक है, तो देखो ये सब लिगेंड्स होते हैं क्या, आयोनाइजेबल, इसलिए इसको बोलते हैं आयोनाइजेशन स्फीयर। गॉट इट। और ये होता है सेंट्रल मेटल एटम, जो कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, और ये होता है इलेक्ट्रॉन डोनर। आइदर दिस टू अमंग दिस टू लिगेंड्स द इनर साइड और द सेकेंडरी वैलेंसी वाला लिगेंड क्या करेगा, जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो ये इधर नेगेटिव होगा या न्यूट्रल होगा। ये न्यूट्रल और नेगेटिव लिगेंड और पॉजिटिव लिगेंड के बारे में हम आगे बात करेंगे। ठीक है, तो वैसे देखो मैंने बोला था वार्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो वार्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी एक्चुअली क्या एक्सप्लेन करता है, इट एक्सप्लेन्स द डिस्क्राइब्स द नेचर ऑफ बॉन्डिंग, एक्चुअली टाइप ऑफ बॉन्डिंग फॉर्म्स इन द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। इट सेज दैट ओनली 2 टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग आर देयर इन ए कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, यू आर गेटिंग 2 टाइप ऑफ वैलेंसी। ठीक है, वन होता है प्राइमरी वैलेंसी और एक होता है सेकेंडरी वैलेंसी। एक्चुअली ये प्राइमरी और सेकेंडरी होता क्या है, देखो मैं एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। सपोज मैंने लिखा CONH3 एंड यहाँ लिख दिया Cl3, एक एग्जाम्पल मैंने ले लिया। तो ये होता है जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर होते हैं वो होते हैं प्राइमरी वैलेंसी, और जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होते हैं जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स वो होते हैं सेकेंडरी वैलेंसी में। तो क्या होता है, सेकेंडरी वैलेंसी इज नोन
आयोनाइजेबल। मैंने जो बोला ना, अगर हम सॉल्यूशन स्टेट में लेंगे तो ये वाला वैलेंसी कभी टूटेगा नहीं, ये उनका प्रॉपर्टी को इंटैक्ट रखेंगे। लेकिन बाहर वाला जो कंपाउंड होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर, इधर ये नेगेटिव हो सकता है, नहीं तो पॉजिटिव हो सकता है। तो ये वाला क्या करेंगे ना, सॉल्यूशन स्टेट में आयोनाइज हो जाएंगे। तो ये हो गया प्राइमरी स्टेट, प्राइमरी वैलेंसी इज आयोनाइजेबल, सेकेंडरी इज नॉन आयोनाइजेबल और इट इज़ नॉन डायरेक्शनल, क्योंकि वो फिक्स्ड एंगल पर फिक्स्ड क्या होता है, ज्योमेट्री नहीं देती। कौन सा वाला प्राइमरी वैलेंसी फिक्स्ड ज्योमेट्री नहीं देता है, तो इसलिए होता है नॉन डायरेक्शनल। लेकिन अब सेकेंडरी वैलेंसी होता है डायरेक्शनल। और एक बात ये होता है कि जो सेकेंडरी वैलेंसी में जितने भी बॉन्ड होते हैं वो सब कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं। तो ऑब्वियसली इट फॉर्म्स और इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोऑर्डिनेशन नंबर, जितना होगा उतना कोऑर्डिनेट। सपोज मैंने यहाँ लगाया 6 अमोनिया, तो ऑब्वियसली कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। मैंने अगर एक बाइडेंटेड लिगेंड लगा दूंगा, सपोज इसको लिखेंगे इथिलीन डायमीन होल 3, तो ये ऑब्वियसली हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर 6। लग रहा है 3 लेकिन एक्चुअली हो जाएगा 6, क्योंकि ये होता है बाइडेंटेड लिगेंड। तो बाइडेंटेड लिगेंड मीन्स इसका वैलेंसी होता है 2 बॉन्ड करता है, 2 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म्स, तो ऑब्वियसली 3 नंबर ऑफ लिगेंड लगा हुआ है, तो 3 × 2 6 नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, तो ऑब्वियसली कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। यू गॉट इट? ओके, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और लास्ट 2-3 ईयर में इस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस से एक क्वेश्चन जरूर आता है, 1 मार्क का क्वेश्चन जरूर आता है। देखो ये वाला क्वेश्चन कभी डायरेक्टली नहीं पूछता कि व्हाट इज आवर वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी, कभी कभी पूछता भी है, लेकिन उसके रिलेटेड होता है ना एक क्वेश्चन, ये मैं डिस्कशन करता हूँ। देखो ये क्वेश्चन आया था 2016 ऑल इंडिया में, सिर्फ ऑल इंडिया नहीं, दिल्ली में भी आया था, दिल्ली 2016 में आया था, 2014 में भी ऑल इंडिया लेवल में इस तरह का एक क्वेश्चन आया था। देखो ये क्या एक्सप्लेन कर रहा है, व्हेन ए कंपाउंड cobalt 3 chloride and 6 ammonia is mixed with AgNO3 3 mole of AgCl precipitated। इसको अंडरलाइन करना है, 3 mole of AgCl is precipitated formed per mole of the compound, पर मोल, एक मोल पर 3 mole of AgCl being precipitated, ठीक है। और what is the structural formula, so what is the structural formula, ये वाला था 2016 में क्वेश्चन। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो मैंने बोला ना अंडरलाइन करने के लिए 3 मोल ऑफ AgCl, तो देखो जितने भी AgNO3 मैंने ऐड किया और सॉल्यूशन में ऐड हो गया, इसमें क्या निकलता है, 1 मोल ऑफ कॉम्प्लेक्सेस से 3 मोल ऑफ AgCl इज बीइंग प्रेसिपिटेटेड। तो देखो अगर वही होता है फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, क्या होता है 3 मोल ऑफ AgCl इज प्रेसिपिटेटेड, तो ऑब्वियसली 3 मोल प्रेसिपिटेट होता है। इसका मतलब ये जो Cl होता है ना क्लोराइड, ये AgNO3 ट्रीटमेंट के कर दिया तो ये निकला क्या AgCl। तो ऑब्वियसली क्लोरीन कहाँ था, बाहर, ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर था, इसीलिए वो आयोनाइज होके AgCl बना दिया। तो AgNO3, तो मैंने ये बहुत आसान होता है। तो देखो AgCl कितना आया, 3 क्लोरीन बाहर आ गया, तो ऑब्वियसली इट इज़ Cl3। ओके, तो ये हो गया Cl3 और जितना भी है उसको लिख देना है, ठीक है। तो कोबाल्ट NH3 का होल 6 हो गया कम, तो ऑब्वियसली ये क्लोराइड हो जाएगा, तो ये इसका भी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा NH3 होल 6। डू यू गॉट इट? तो देखो ये वाला क्वेश्चन 3 मोल दिया हुआ है, इसमें अगर 2 मोल देता है, कभी 1 मोल भी देता है। देखो और एक टाइप का एग्जाम्पल होता है, कहाँ है जो मैंने भी डिस्कस किया ना, जो एग्जांपल 2 मोल ऑफ AgCl 3 मोल ऑफ AgCl प्रेसिपिटेटेड। देखो अगर 3 मोल के बदले एक दिया हुआ है कि 2 मोल ऑफ AgCl प्रेसिपिटेटेड फ्रॉम 1 मोल ऑफ द कॉम्प्लेक्स। देखो एक में 1 मोल ऑफ कॉम्प्लेक्स के साथ तुमने AgNO3 ट्रीट किया, ट्रीट होने के बाद क्या हुआ, 2 मोल ऑफ AgCl प्रेसिपिटेटेड। इसका मतलब ये हुआ कि 2 क्लोरीन बाहर, 2 क्लोरीन आउट ऑफ द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, दैट इज इन आयोनाइजेशन स्फीयर। तो ये ऑब्वियसली यू कैन फाइंड आउट व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉम्प्लेक्स। देखो आउट ऑफ 6 लिगैंड एंड 3 क्लोरीन एटम, दोनों क्लोरीन बाहर, तो ऑब्वियसली ये हो जाएगा Cl2, ठीक है। तो ये हो जाएगा Cl2 और ऑब्वियसली ये क्या होता है 6 × 3 6 3 9 एलिमेंट्स 9 लिगेंड्स, तो दोनों बाहर हो गए, तो ऑब्वियसली तुम्हें क्या लगे कि 7 लिगेंड अंदर हो जाएंगे, लेकिन नहीं, क्योंकि कोबाल्ट और क्रोमियम जो भी कॉम्प्लेक्स होते हैं ये आइदर तुम्हारे क्या होता है ऑक्टाहेड्रल या टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री या स्क्वायर प्लानर ज्योमेट्री शो करेंगे। तो देखो ये अगर कोबाल्ट 6 कोऑर्डिनेशन नंबर 6 शो करता है, तो देखो सपोज कैप्चर इट अमोनिया 2006 एंड ऑब्वियसली 1 क्लोरीन शुड नॉट बी आउटसाइड, क्योंकि क्लोरीन आज इट इज नेगेटिव, इट शुड बी इन द व्हाट फॉर सेकेंडरी वैलेंसी। सो एक क्या हो गया, एक क्लोरीन मैंने रख दिया अंदर, तो देखो 1 क्लोरीन एंड
कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होने के लिए मैंने क्लोरीन ए के अंदर रख दी, क्योंकि दोनों क्लोरीन बाहर हो गए, क्योंकि वो सिर्फ आयोनाइज हो सकते हैं। अमोनिया आयोनाइज नहीं होगा, आयोनाइज होगा लेकिन सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करेगा नहीं। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि अमोनिया का नेगेटिव चार्जेस नहीं है ना, अमोनिया प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं करेगा, सिर्फ क्लोराइड कुड फॉर्म द प्रेसिपिटेट। देखो तो ये ऑब्वियसली आउट ऑफ 3 क्लोरीन 2 बाहर और 1 अंदर, तो ये 1 और ये हो जाएगा NH3 5, तो ये हो गया टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर 6, और मैंने बाहर लिख दिया 1 अमोनिया। देखो ये 516 अमोनिया, ये 2 क्लोरीन और 1 क्लोरीन, 3 क्लोरीन, तो हो गया कॉम्प्लेक्स। तो इसी तरह तुम्हें अप्रोच करना है, क्वेश्चन के जो डिटेल पढ़ना है और ये कर देने में 1 मार्क मिल गया। ठीक है, तो तभी चलते हैं टाइप्स ऑफ लिगेंड। टाइप्स ऑफ लिगेंड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, अगर तुम्हें लिगेंड नहीं पहचाना तो नेमिंग करने में दिक्कत आएगी। तो देखो टाइप ऑफ लिगेंड, कितना टाइप का लिगेंड तुमने देखा है? तो जनरली क्या होता है, तो सॉरी लिगेंड कितने होते हैं? आइदर पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। ऐसे भी अगर चार्ज को कंसिडर करेंगे तो 3 टाइप का होता है, नेगेटिव, पॉजिटिव और न्यूट्रल। लेकिन उनका जो डोनेटिंग साइड डेंटिसिटी के अगर कैलकुलेट करेंगे, डेंटिसिटी को कंसिडर करेंगे, तो इट विल बी नंबर ऑफ लाइक मोनोडेंटेट, जिसका 1 डोनेटिंग कैरेक्टर होता है, सिंगल लोन पेयर और सिंगल नेगेटिव चार्ज शुड इट डोनेट टू द मेटल आटम। देखो इट इज लाइक अमोनिया, इट इज ए लोन पेयर डोनर। तो लोन पेयर डोनर होता है मतलब जो लोन पेयर डोनेट करता है उसका मतलब ये होता है न्यूट्रल लिगेंड। देखो ये सियानाइड ले लिया, क्लोरीन ले लिया, उनके ऊपर एक चार्जेस, नेगेटिव चार्जेस रहता है। तो नेगेटिव चार्जेस मतलब ये होता है नेगेटिव लिगेंड। H2O मान लो, ये भी एक न्यूट्रल लिगेंड, क्योंकि ऑक्सीजन डोनेट करता है लोन पेयर। ठीक है, और देखो बाइडेंटेड लिगेंड, ऑब्वियसली यू नो दैट बाइडेंटेड लिगेंड इज 2 डोनेटिंग साइड, हैविंग 2 डोनेटिंग साइड। जस्ट मान लो इथिलीन डाइएमीन, जिसको शॉर्ट में लिखते हैं इथिलीन डाइएमीन को EN, ऑक्सैलेटो जिसमें हम लिखते हैं ऑक्सैलिक एसिड होता है ना, COH, अगर दोनों H निकाल देंगे तो ऑक्सैलेटो। ठीक है, वो भी बाइडेंटेड है। तो ये होता है न्यूट्रल लिगेंड, न्यूट्रल, और ये होता है नेगेटिव, क्योंकि ये लोन पेयर डोनेट करता है, नाइट्रोजन में डोनेट करता है और ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज डोनेट करता है। तो अभी आ गया पॉलीडेंटेड लिगेंड में। पॉलीडेंटेड ऑब्वियसली मोर देन 2 डोनेटिंग साइड इज कॉल्ड पॉलीडेंटेड। ट्राइडेंटेड, पेंटाडेंटेड ऐसे बोलेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पॉलीडेंटेड बोलने से अच्छा है। तो पॉलीडेंटेड लिगेंड एक मान लिया मैंने EDT है, इथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट, इथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट। तो देखो ये मैंने ये स्ट्रक्चर बना लिया है। देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 नेगेटिव साइड, 2 लोन पेयर डोनेटिंग साइड, तो 4 नेगेटिव चार्जेस, 2 न्यूट्रल चार्जेस, तो हो गया 6 डोनेटिंग साइड। इसलिए अगर उसका 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड हो सकता है, 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड हो सकता है, तो ऑब्वियसली इट कैन बी ए हेक्साडेंटेड लिगेंड, और इट इज कैन ऑल्सो बी कॉल्ड फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड। फ्लेक्सीडेंटेड क्योंकि उनका फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबल मतलब आइदर वो 4 डोनेट कर सकता है, 2 भी डोनेट कर सकता है, चाहे तो 6 जो टोटल नंबर ऑफ सब बॉन्ड कर सकता है, 6 बॉन्ड कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कर सकता है। तो इसलिए ये हो गया EDT हो गया एक फ्लेक्सीडेंटेड, इट कैन डोनेट आइदर 4 और 2 और टोटल 6। तो ये हो गया। और उसके बाद आ जाए अम्बीडेंटेड। ये वाला लिगेंड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अम्बीडेंटेड मतलब इज ए पार्शियल, दैट मीन्स हैविंग 2 डोनेटिंग साइड बट डोनेट्स 1, 2 डोनेटिंग साइड बट डोनेट्स 1, एक ही डोनेट करेगा। देखो ये होता है नाइट्रेट, NO2 माइनस और ONO माइनस। NO2 माइनस में ये डोनेट करता है ऑक्सीजन, और ये तो हमने क्या लिखते हैं इसमें, NO2 माइनस मीन्स नाइट्रिटो N, ONO लिखा हुआ है लिख कर नेमिंग पर, तो ऑब्वियसली यू हैव टू नोट इट डाउन, नाइट्रिटो O। ठीक है, ऐसा थायोसियानेटो, आइसोथियासिनेटो, ये वाला देख लो, ये होता है थायोसियानेटो, नाइट्रोजन N माइनस, और ये होता है NCS माइनस, तो ऑब्वियसली ये होता है आइसोथायोसियानेटो। ठीक है, ये भी एक अम्बीडेंट लिगेंड, हैविंग 2 डोनेटिंग साइड, नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, और नाइट्रोजन और सल्फर दोनों हैं, लेकिन डोनेट करता है एक, तो इट इज़ अम्बीडेंट लिगेंड। तो अभी आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है अम्बीडेंट और चिलेटिंग लिगेंड। अम्बीडेंट के बाद चिलेटिंग लिगेंड, ये वाला एक खतरनाक लिगेंड होता है। पता है क्यों? क्योंकि ये चिलेटिंग लिगेंड क्या करता है ना, एक कंपाउंड के साथ मिलकर ये एक साइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर बना देता है। ये सारा स्ट्रक्चर बना देता है जो कि टूटने में और जो रिएक्ट करने में बहुत कॉम्प्लेक्स, बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है, रिएक्टिविटी डिक्रीज हो जाता है। क्यों? साइक्लिक रिंग फॉर्मेशन होता है ना। तो देखो ये चिलेटिंग जो मीनिंग होता है, एक जर्मन वर्ड है चिले, जिसका नेमिंग, इसका मीनिंग बोलेंगे क्लॉज, जो पंजा होता है ना, वो क्लॉज। ऐसा ही एक चिलेटिंग लिगेंड क्या करता है, जो मेटल के साथ क्या कर बॉन्डिंग होने के बाद ये एक साइक्लिक रिंग, देखो
कोबाल्ट के साथ इथिलीन नाइमीन, तो 3 इथिलीन नाइमीन तो ऑब्वियसली फॉर्म 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, बट इट लुक्स लाइक ए साइक्लिक रिंग। तो ऑब्वियसली इसको तोड़ेंगे तो पहले उन दोनों को तोड़ना पड़ेगा, कंपाउंड को आयोनाइज करेंगे तो ऑब्वियसली ये दोनों को तोड़ना पड़ेगा। लेकिन एक इसी तरह कोऑर्डिनेशन नंबर एक मोनोवैलेंट और मोनोडेंटेड लिगैंड में लेंगे तो देखो, तो ऑब्वियसली इट हैज़ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 बट इट इज़ मोनोडेंटेड, एवरीथिंग इज ऑक्यूपाइड बाय मोनोडेंटेड। एक तोड़ दूंगा तो ऑब्वियसली ये 5 वाला जो एटम है ना, मॉलिक्यूल्स, वो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएंगे, तो ऑब्वियसली इट विल बी very reactive and it will be like unstable, but it is very quite stable, that's why chelatic ligand is more। तो देखो अभी क्या होता है कि जो नोमेनक्लेचर होता है ना, मैंने बोला था पहले कि नोमेनक्लेचर इज द वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड नहीं श्योर शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो नोमेनक्लेचर को बहुत अच्छे से देखना है और एक मार्क तो जरूर लाना है, ठीक है। तो देखो यहाँ मैंने एक नोमेनक्लेचर पहले तुम्हें मैंने बताया कि लिगैंड का पता होना ज़रूरी होता है, तो लिगैंड पता होने के बाद और एक इम्पोर्टेंट होता है कि ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना। ऑक्सीडेशन नंबर पहले तो नेमिंग के लिए फर्स्ट क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। मैंने एक 3 जैसा क्लूज लिखा है मैंने, कैसे नेमिंग करना है 3 शॉर्ट में फॉर्मूला में। अगर ये भी तुम चाहते हो तो एक मैंने डिस्क्रिप्शन में एक PDF शेयर किया है, उसको देख लेना, ठीक है। तो देखो फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम को पहले ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ऑब्वियसली क्रोमियम है यहाँ सेंट्रल मेटल एटम, उसका ऑक्सीडेशन सेट कैलकुलेट करेंगे। तो देखो ये कैलकुलेशन होके देखो, सपोज मान लो क्रोमियम का होता है X और ये होता है न्यूट्रल लिगैंड, मैंने बोला था H2 इज द न्यूट्रल लिगैंड, तो ये हो गया 0, फॉर देम इट इज चार्ज इज 0, तो 0 × 6 प्लस देखो इतना क्लोरीन कितना है, क्लोरीन होता है 3 और एक क्लोरीन के लिए -1 चार्जेस, तो 3 - 1 × 3 इक्वल टू कितना, ये देखो ये जो कॉम्प्लेक्स के ऊपर कोई चार्ज वर्ज लिखा है क्या, कुछ नहीं लिखा है, तो ये विल बी 0, ठीक है। तो ये हो गया, देखो ये हो गया x + 0 ऑब्वियसली 0 और -3 ये हो गया -3 = 0, तो ऑब्वियसली x हो गया क्या +3, x हो गया +3, ओके। देखो ये हो गया +3, तो देखो ये कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया क्रोमियम का +3, तो इसको इरेज कर देते हैं, ये हो गया +3, ठीक है, डिलीट करो। तो पहले नेमिंग करने में क्या होता है कि तुम्हें लिगैंड को देखना है, तो लिगैंड देखो यह हो गया 6 और गया 3, पहले तुम्हें क्या करना है, अगर कोई पॉजिटिव लिगैंड इस साइड पर है, पोटेशियम बोलो या सोडियम कुछ भी, कोई भी पॉजिटिव लिगैंड नहीं है तो इसको नेमिंग नहीं करना है। तो प्रोसीड करेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के तरफ। देखो यह होता है 6 लिगैंड, तो ऑब्वियसली यू हैव टू राइट हेक्सा, और वाटर के लिए जो यूज होता है टर्मिनोलॉजी ऊपर, इट इज़ aqua, हेक्सा aqua, क्रोमियम ऑब्वियसली क्रोमियम है। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि क्रोमियम लिखना है या क्रोमेट, क्रोमियम या क्रोमेट क्या लिखना है। अगर क्रोमेट तभी होता है अगर यहाँ कोई नेगेटिव चार्जेस होता है, तो अगर यहाँ कोई पॉजिटिव लिगैंड होता है तो इस जगह सिर्फ AT लगता है, क्रोमेट, फेरेट, मैंगनेट जो भी, ठीक है। अगर वो नहीं है तो कोई बात नहीं, हमें AT बनाना ही है, क्रोम लिखना है, क्रोमेट नहीं लिखना है, ठीक है। तो हेक्सा aqua क्रोमियम, देखो क्रोमियम और उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है इसको हम रोमानियन लेटर में लिखेंगे। देखो ये होता है +3, तो ये लिखेंगे III, ओके। हेक्सा aqua क्रोमियम 3, और उसके बाद होता है ये जो क्लोरीन, इसको लिखते हैं क्लोराइड। कितना क्लोराइड है, ट्राई क्लोराइड नहीं लिखना है, सिर्फ लिखना है क्लोराइड, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं क्लोराइड, ठीक है, क्लोराइड ये वाला तो दिख नहीं रहा है, क्लोराइड, ठीक है। और देखो ये जो होता है अमोनिया, और ये वाला नेमिंग देख लो क्या होता है, क्योंकि मैं ये जो नेमिंग बता रहा हूँ ना, वो नेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसी टाइप का ही आएगा तुम्हारे क्या बोर्ड एग्जाम में, उसके बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, वो मैंने सिलेक्ट करके दिया है। शायद लिगैंड चेंज हो सकता है, मेटल चेंज हो सकता है, लेकिन जो कैटेगरी होता है ना, डिफरेंट टाइप ऑफ कैटेगरी ऑफ द नेमिंग, वो टोटल मैंने लिख दिया है, ठीक है। तो नेमिंग कर लो आज।
तो देखो पहले इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं जो कोबाल्ट का। तो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ होता है कितना, तो मान लो ये होता है x और ये न्यूट्रल लिगैंड है तो इसीलिए 4 × 0 तो ऑब्वियसली 0, और ये होता है नेगेटिव लिगैंड इसीलिए नेगेटिव लिगैंड -1 × 2 ऑब्वियसली इट इज़ -2। ओके, इक्वल टू यहाँ देखो चार्ज लिखा हुआ है 1+, दैट मीन्स 1, तो इट इज़ 1। तो ये हो गया x इक्वल टू, तो हो गया x इक्वल टू 3 मीन्स इट इज़ +3, नो इशू। ठीक है, तो हम अभी नेमिंग कैसे करेंगे। देखो ये जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर क्या है ना कि 2 टाइप ऑफ लिगैंड प्रेजेंट है ना, तो ऑब्वियसली हमें क्या करना चाहिए, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करना चाहिए, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करना चाहिए। तो कैसे फॉलो करेंगे, ये अमोनिया को पहले स्टार्ट होता है A से, नाइट्रेट टू O, ये जो ONO दैट मीन्स नाइट्रेट टू O, तो नाइट्रेट टू O N एंड A, अमोंग A आता है पहले। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, कभी कभी बच्चे क्या पकड़ लेते हैं कि ये होता है ट्राई, ये जो टेट्राडेंटेड, ये होता है डाइडेंटेड। तो डाई भाई ये तो क्या होता है कि D पहले आता है तो T लास्ट में आता है, तो वो समझते हैं कि ये वाला अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है। नहीं, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर मतलब सिर्फ लिगैंड, नेम ऑफ द लिगैंड। ठीक है, वो डाई टेट्रा इसको कभी लेना मत। ठीक, तो ये हो गया टेट्रामीन और डाई नाइट्रेटो O, और देखो कोबाल्ट, और कोबाल्ट ही लिखना है, कोबाल्टेट भी नहीं लिखना है क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट और जो चार्ज यहाँ है माइनस तो नहीं है, पॉजिटिव लिगैंड भी नहीं है, तो ऑब्वियसली ये हो जाएगा कोबाल्ट, ये होता है 3। गॉट इट, कोबाल्ट 3। तो देखो और तीसरा वाला नेमिंग करते हैं, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो यहाँ मैंने लिखा है देखो आयरन इथिलीन डायमीन होल टू CN2। तो देखो यहाँ एक लगा हुआ है पोटेशियम, तो ऑब्वियसली इट इज़ पॉजिटिव लिगैंड, और ये है इथिलीन डायमीन जो कि एक बाइडेंटेड लिगैंड बोलते हैं, हम कॉम्प्लेक्सिंग लिगैंड भी कभी कभी बोलते हैं। तो जब कॉम्प्लेक्सिंग या मोर देन बाइडेंटेड लिगैंड या बाइडेंटेड लिगैंड लगता है तो क्या होता है, उसको हम मोनो या बाई बी डाई वो बोल नहीं सकते, हमें क्या बोलते हैं 20 30 ऐसा बोलते हैं। ओके, तो देखो तो ये इथिलीन डायमीन होल टू मतलब 20 इथिलीन डायमीन और सियानाइड, तो ऑब्वियसली यू नो सियानाइड इज नेगेटिव चार्ज, तो -1, तो 2 × -1। तो ये पहले इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर देते हैं। सपोज मान लो आयरन के लिए +1 x, सॉरी, तो ये होता है पोटेशियम के लिए ऑब्वियसली +1, तो 1 + x प्लस ये होता है न्यूट्रल लिगैंड तो 0, ये होता है सियानाइड होता है -1, तो 2 × -1 मतलब -2 इक्वल टू कितना, कोई भी चार्जेस नहीं तो इक्वल टू 0, तो हो गया x, ये होता है क्या 1, तो हो गया x इक्वल टू +1। ठीक है, x इक्वल टू +1। तो देखो ये क्या हो गया, हमें क्या लिखना है, पोटेशियम है ना, तो पोटेशियम के लिए क्या करना है, सिर्फ पोटेशियम ही लिखना है, मोनो डाई टेट्रा कुछ भी नहीं लिखना है। पोटेशियम देखो ये लिगैंड से अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर भी फॉलो करेंगे और जो कॉम्प्लेक्सिंग लिगैंड के लिए 20 भी फॉलो करेंगे, 20 ट्रेस। तो ये हो गया क्या, इथिलीन डायमीन, और सियानाइड में पहले आता है इथिलीन, तो बाद में आता है सियानाइड, पहले आता है C आता है पहले, तो ये हो गया डाई सैनिडो। हाँ, ये सैनो भी कभी कभी लिख सकते हैं, सैनिडो भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि IPSC रिकमेंड किया है कि सैनिडो ही बेटर होता है, नेगेटिव लिगैंड के लिए क्लोरिडो, सैनिडो, ब्रोमिडो, IDO ही लगाना बेटर है। तो पोटेशियम डाई सैनिडो, और ये होता है इथिलीन डायमीन, तो 20 इथिलीन डायमीन, 20 इथिलीन डायमीन और आयरन, तो आयरन नहीं होता है, आयरन हम फेरम लिखेंगे या फेरेट, फेरम या फेरेट, तो मैंने बोला था जो अगर पॉजिटिव लिगैंड होगा या नेगेटिव चार्जेस होगा तो हम फेरेट लिखेंगे, AT लगाएंगे, तो ऑब्वियसली पॉजिटिव लिगैंड है तो हम लिखेंगे फेरेट, यहाँ लिख देता हूँ फेरेट। ये हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने क्या लिखा ना 1, तो ये हो गया फेरेट 1। ठीक है, फेरेट 1 आ गया, अंडरस्टैंडिंग। तो अभी चलते हैं, और एक बहुत इंपॉर्टेंट लिगैंड होता है, कभी कभी क्वेश्चन नहीं आता है लेकिन अंदाज पढ़ना ही बेटर होता है। ये एक जो ऐसा वाला लिगैंड लिखा हुआ है ना, जो कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म शो करता है, देखो
ये सिर्फ बॉन्डेड हुई थी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो देखो ये हो गया, लिखा हुआ है दो मॉलिक्यूल की तरह, लेकिन नेमिंग एक बार ही करना है, वन नेमिंग ही करना है। देखो ये होता है टेट्रामीन, ये तो बहुत ईजी है, टेट्रामीन प्लैटिनम और ऑक्सीडेशन स्टेट होता है 0 क्योंकि ये नेगेटिव लिगैंड होता है। तो यहाँ नेगेटिव लिगैंड होता है, ये होता है न्यूट्रल लिगैंड, दैट्स व्हाई इट इज 0। ये होता है नेगेटिव लिगैंड -1 × 4, तो ऑब्वियसली इट विल बी -4 एंड x -4 = 0, दैट मीन्स इट विल बी +4। ठीक है, तो निकेल का हो जाएगा +4 और प्लैटिनम का 0। तो दोनों लिगैंड, दोनों मेटल एक ही मॉलिक्यूल पे कंसीडर कर रहे हैं ना, तो इसलिए उनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है उनको डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो डिवाइड कर देंगे निकेल और प्लैटिनम में, तो ये हो गया +2 और ये हो गया 0 से +2। ठीक है, तो अभी सिर्फ यही लिखना है कि टेट्रामीन, ये लिखा है टेट्रामीन प्लैटिनम 2 एंड यहाँ होता है टेट्रासैनिडो निकेलेट। हाँ, ये तो इम्पोर्टेंट है, निकलेट 2, क्योंकि ये वाला कॉम्प्लेक्स में हमें निकलेट लिखना है। ये नेमिंग से थोड़ा अलग होता है नॉर्मल नेमिंग से, इसमें नेगेटिव लिगैंड लगते हैं, तो इसलिए निकलेट 2। ठीक है, तो ये हो गया टेट्रासैनिडो निकलेट 2। ठीक है, निकलेट 2। तो ये वाला जो 5वां लिगैंड है ना, 5वां कॉम्प्लेक्स, ये तुम्हारे लिए है। तुम इसको आराम से क्या कर सकते हो, नेमिंग कर सकते हो, बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई दिक्कत आया तो ये वाला जो मैंने एग्जांपल लिया है उसी तरह ही है। ठीक है, ओके। तो अभी चलते हैं किसमें, आइसोमरिज्म, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। कभी कोई क्वेश्चन कभी नहीं, मोस्टली आता है क्वेश्चन आइसोमरिज्म से। ठीक है, तो अभी देखो स्टार्ट करते हैं आइसोमरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। देखो आइसोमरिज्म जो फेनोमेना होता है ना, आइसोमरिज्म, व्हाट इज कॉल्ड आइसोमरिज्म, सेम स्ट्रक्चर, सेम फॉर्मूला बट डिफरेंट ज्योमेट्री और डिफरेंट अरेंजमेंट आर कॉल्ड द आइसोमर्स एंड द फेनोमेनन इज कॉल्ड आइसोमरिज्म। तो इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में किस टाइप का आइसोमरिज्म हम देखते हैं, तो जनरली आइसोमरिज्म होता है आइदर इट इज 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ स्ट्रक्चरल और 3 डायमेंशनल, जैसे स्टेरियो, और एक होता है स्ट्रक्चरल। देखो तो ये ऑर्गेनिक की तरह ये जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स भी डिफाइन होता है, आइसोमर हैविंग स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल आइसोमर, और होता है स्टेरियो आइसोमर। स्टेरियो मीन्स, एज यू नो, स्टेरियो मीन्स 3D सराउंड, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट, दैट इज स्टेरियो। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म यहाँ 4 टाइप के डिवाइड हो गए हैं, जैसे लिंकेज, आयोनाइजेशन, सॉल्वेट एंड कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म एंड कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म। देखो ये लिंकेज से पता चलता है कि लिंकिंग जैसे एम्बिडेंट लिगैंड में हमने पढ़ा था कि 2 डोनेटिंग साइड होता है, एक डोनेट करता है। ठीक है, तो देखो, तो मैंने लिंकेज आइसोमरिज्म ओनली शोन बाय द एम्बिडेंटल लिगैंड्स। तो ठीक है, तो देखो कोबाल्ट मैंने ले लिया, यहाँ ले लिया एसीएन थायोसियानेटो, और ये ले लिया मैंने आइसोथायोसियानेटो। तो जैसे मैंने देखा आइसोथायोसियानेटो और एनसीएस थायोसियानेटो में डिफरेंस है, तो मैंने बोल दिया कि ये लिंकेज आइसोमर। इस तरह और कोई भी दिखा सकता है, जैसे NO2 ONO। ठीक है, तो देखो तो कंसिडर करो आयोनाइजेशन आइसोमर क्या है, आयोनाइजेशन आइसोमर और दोज आइसोमर्स हैविंग टाइप ऑफ आयोनाइजेशन मॉलिक्यूल्स और आयोनाइजेशन एटम्स। देखो यहाँ होता है आयोनाइज होगा तो यहाँ देगा क्लोरीन 2Cl- क्लोराइड आयन देगा, लेकिन वही सेम एटॉमिक सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, 2 क्लोरीन अंदर आ गए और 2 अमोनिया बाहर, 2 अमोनिया, यह है सॉरी ये था अमोनिया बाहर। तो देखो ये वाला आयन तो डिफरेंट देन क्लोरीन, लेकिन वो जो अंदर आएगा वो तो क्या हो नहीं सकता, आयोनाइज नहीं हो सकता, तो बाहर जो है वो आयोनाइज हो जाएगा। तो डिफरेंट आयन यू आर गेटिंग, दैट्स व्हाई इट इज आयोनाइजेशन आइसोमर। और एक होता है सॉल्वेट आइसोमर। ये सॉल्वेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सॉल्वेट मतलब सॉल्वेंट लाइक वाटर। ओके, इसको हम हाइड्रेट आइसोमर भी बोल सकते हैं, तो अगर कंसीडर करते हैं वाटर। तो देखो ये हो गया वो कोबाल्ट टेट्रा aqua क्लोराइड। तो टेट्रा aqua मतलब 4 aqueous लिगैंड है अंदर सेकेंडरी वैलेंस में। अगर 2 क्लोरीन को अंदर आकर बाहर 2 हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल रख देंगे तो ऑब्वियसली क्या हो जाता है, आयोनाइजेशन आइसोमर में भी काउंट होता है और हाइड्रेट आइसोमरिज्म में काउंट होता है, क्योंकि ये सिर्फ वाटर के लिए रिलेटेड है। अगर हम अमोनिया लिख देंगे तो ये सिर्फ आयोनाइजेशन आइसोमर होगा, ये हाइड्रेट आइसोमर नहीं होगा। एवरी हाइड्रेट आइसोमर कैन बी आयोनाइजेशन आइसोमर, बट एवरी आयोनाइजेशन आइसोमर
or may not be hydrated or sulfate isomer. Understand? Then go to coordination isomer. कोऑर्डिनेशन आइसोमर मतलब मैंने जो एग्जांपल दिया था, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के दौरान ये आसपास रहते हैं, तो ऑब्वियसली ये क्या कर सकते हैं ना, जो मेटल को एक्सचेंज कर सकते हैं। ये निकल आ सकता है इसके पास और प्लैटिनम चल सकता है सियानाइड के पास। तो यही किया मैंने, निकल को क्या कर दिया मैंने, एक्सचेंज कर दिया। ठीक है, निकल और प्लैटिनम हो गया काम। तो अभी देखते हैं स्टेरियो आइसोमरिज्म कितने टाइप का होता है। स्टेरियो जनरली 2 टाइप्स का होता है, एक ज्योमेट्रिकल और होता है ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल मतलब ये सिस ट्रांस होगा या फेसियल और मेरिडियनल आइसोमर होगा, नहीं तो ये होता है ऑप्टिकल। ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म क्या होता है हम बाद में देखेंगे, पहले देखते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर कौन कौन सा मॉलिक्यूल पे हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर पाते हैं। जनरली हेटेरोलेप्टिक लिगेंड्स, जिसमें 2 डिफरेंट तरह का लिगेंड लगेंगे और 2-3 डिफरेंट तरह का लिगेंड लगेंगे, तो एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर फॉर्मेशन होने के लिए पॉसिबिलिटी आ सकता है। तो देखो मैंने एक एग्जांपल लिया है Ma4B2। Ma4 मतलब ये होता है मेटल, एक कॉमन एग्जांपल मैंने लिख लिया। सपोज A4B2 मतलब चार लिगेंड, एक तरफ एक 1 टाइप ऑफ 4 लिगेंड एंड अनदर टाइप ऑफ 2 लिगेंड्स। ठीक है, तो देखो ये मैंने एक एग्जांपल लिखा रखा है, टेट्रामीन डाइक्लोरिडो कोबाल्ट। तो देखो यह क्लोरीन ना अपोजिट साइड होते हैं, तो क्लोरीन अगर अपोजिट होंगे तो ये हो सकता है ट्रांस। ठीक है, ये होगा ट्रांस। अगर मैंने एक क्लोरीन को एक ही साइड पर रख दिया, जैसे मैं मान लो ये क्लोरीन को हटाकर मैंने यहाँ रख दिया और अमोनिया को ले आया यहाँ, तो ये देखो सेम साइड हो गया। तो अगर सेम साइड होगा ये हो गया सिस। अगर सेम साइड इज रिटेनिंग द लिगेंड्स देन इट कुड बी कॉल्ड एज सिस आइसोमर। इसी तरफ ये होता है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाला, ये होता है कोऑर्डिनेशन नंबर 2 वाला। इसमें 2 साइड में पास नियर और एडजेसेंट साइड्स, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड सिस आइसोमर। आसपास है ना, ये तो सिस। अगर इन्वर्ट हो जाएंगे, जैसे क्लोरीन को मैं यहाँ हटा देकर अमोनिया रख देता हूँ, अमोनिया को यहाँ से हटाकर क्लोराइड रख देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये अमोनिया सॉरी यहाँ इसको हटाकर हम रखेंगे यहाँ NH3 और क्लोरीन को हटाकर रखेंगे यहाँ ये हो गया क्लोरीन। तो देखो ये हो गया अपोजिट। अगर अपोजिट हो जाते हैं तो ये होते हैं ट्रांस। ठीक है, ये हो गया ट्रांस। गॉट इट? देन यू कम टू Ma3B3। A3B3 मतलब दोनों डिफरेंट लिगेंड है, लेकिन 3 और 3 इसमें तो 2 आइसोमर पॉसिबल होता है, गोटे फेसियल और एक होता है मेरिडोनियल। फेसियल आइसोमर कैसे होता है, देखो एक फेस पर तीनों लिगेंड एग्जिस्ट करेंगे। जैसे मैंने लिख लिया, देखो इसमें अगर एक फेस ड्रॉ करूँ तो एक ही फेस पर यहाँ होता है लिगेंड और यहाँ एक लिगेंड होता है, और एक फेस, देखो एक फेस हो गया ना, ये वाला एक फेस और उसका अपोजिट होता है, ये हो गया एक फेस। ठीक है, तो ये होता है फेसियल आइसोमरिज्म। अगर फेसियल आइसोमरिज्म और अनदर होता है मेरिडोनियल आइसोमरिज्म, जिसमें ये अमोनिया जो 3 एक ही साइड पर है ना, तो इस हटा देंगे। सपोज मैंने यहाँ ले आऊँगा क्लोरीन और यहाँ रख दूँगा मैं अमोनिया। ठीक है, तो उनका जो सिमेट्री फट गया, तो इसीलिए ये हो गया मेरिडोनियल, क्योंकि मेरिडियन पर एग्जिस्ट करेंगे, तो ये हो गया मेरिडोनियल। ओके, और इसके लिए मैंने एक जो डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है PDF, उसको थोड़ा सा देख लेना है। ठीक है, और बाद में कंसिडर करते हैं ऑप्टिकल आइसोमरिज्म क्या बोलते हैं जनरली। ऑप्टिकल आइसोमर्स आर दोज आइसोमर्स दोज कैन रोटेट ए प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट आइदर टुवर्ड्स द लेफ्ट और टुवर्ड्स द राइट, आइदर लेफ्ट और राइट, लेफ्ट राइट। कहा किसको रोटेट करते हैं, प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को। ठीक है, तो ये होता है कि आइदर इट कैन बी ए डी आइसोमर और ए एल आइसोमर, डेक्स्ट्रो होगा या लेबो रोटेटरी होगा। ठीक है, लेकिन ऑप्टिकल आइसोमर के लिए 2-3 कंडीशन होता है। वो क्या क्या कंडीशन होते हैं देखते हैं। ठीक है, तो देखो ये होता है ऑप्टिकल आइसोमर क्या होता है कि मैंने बोला था ना, इट कैन रोटेट ए प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट टुवर्ड्स लेफ्ट और राइट, टुवर्ड्स लेफ्ट और राइट। और ये ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए, कंपाउंड को ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, और मैंने क्या है अभी देखो। पहले तो 2 कंपाउंड, हम जो कंपाउंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कंसीडर करेंगे, उसमें क्या होना चाहिए, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, और इट शुड बी एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक मतलब इट मे नॉट हैव ए सिमेट्रिक ज्योमेट्री। ठीक है, अगर सिमेट्रिक ज्योमेट्री हो गया तो ये ट्रांस मॉलिक्यूल हो जाएंगे और
डी और एल एक्टिव नहीं होंगे और ऑप्टिकल इनएक्टिव हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये जो पहले हम समझते हैं कि नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज क्या होता है। पहले सपोज कंसिडर करो, एक आसान सा एग्जांपल देता हूँ। सपोज मेरा नाम है राजेश, मैं इसके क्या करता हूँ, मैं सिर्फ पहला लेटर लिखता हूँ आर, ठीक है। तो इनका जो मिरर इमेज ले लेता हूँ, तो ये हो गया आर, ठीक है। इसको अगर उठा के मैं इसको ऊपर डाल दूँ, जैसे एक मोल्ड की तरह इसको हटाऊँ और इसको डाल दूँ, क्या वो सुपर इम्पोज करते हैं? क्या वो सिमेट्रिकल जो सेम टू सेम हो जाता है? नहीं। तो ये होता है कि अनसिमेट्रिक नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, ये होता है नॉन सुपर इम्पोजेबल। तो मैं हो गया नॉन सुपर इम्पोजेबल, ओके। और तुम्हारा नाम सपोज कोई भी एक, सपोज मैं बोलता हूँ एक्स, ओके। तो एक्स होता है ये वाला, इसका जो मिरर इमेज होगा तो ऑब्वियसली ये भी एक्स हो जाएगा। सपोज ये भी नाम लो ए, और ये का भी मिरर इमेज ए हो गया, तो ऑब्वियसली ये तो ये नहीं हो रहा है। इसको अगर उठा के हम उसके ऊपर डाल देंगे तो ये हो जाएगा सुपर इम्पोजेबल, ये होता है सुपर इम्पोजेबल कैरेक्टर, ठीक है। तो एटम मॉलिक्यूल को नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज चाहिए, और क्या चाहिए, वो दिस शुड बी एसिमेट्रिक। अगर मैंने एक सिस कॉम्प्लेक्स कंसीडर करूँगा, जैसे मैंने लिखा है एक एग्जांपल में, देखो Ma2B2 मेटल A2, एक 2 बाइडेंटेड लिगेंड और एक 2 मोनोडेंटेड लिगेंड। तो देखो ये क्या होता है कि अनसिमेट्रिकल है, इसीलिए ये क्या होते हैं, मेरे जो ऑप्टिकल एक्टिव हो सकते हैं। अगर मैंने इसको हटाकर यहाँ ईएन हटाकर यहाँ ला दूंगा और अमोनिया अपोजिट साइड रख दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिकल हो जाएगा। तो सिमेट्रिकल हो जाएगा तो ये क्या ऑप्टिकल एक्टिव नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो देखो कंसीडर करते हैं एग्जांपल्स। MAA3 एक एग्जांपल मैंने लिया है यहाँ, देखो ये वाला कंपाउंड बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि लोग समझते हैं कि ये तो दिखता है असिमेट्रिकल और ये कैसे हो गया ऑप्टिकल एक्टिव। देखो यहाँ अगर इस साइड में कट करोगे, इस साइड में कट करोगे, कहाँ में भी कट कर दो तो ये हो जाएगा क्या असिमेट्रिकल। लेकिन उसका जो मिरर इमेज है ना, वो नॉन सुपर इम्पोजेबल ही रहेगा। देखो मिरर इमेज को हम कंसिडर करेंगे तो ये हो जाता है यहाँ इस तरह का, ठीक है। तो ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज क्रिएट करेगा। तो ये एक रीजन होता है। और ये एसिमेट्रिक नहीं है, ये एक्चुअली एसिमेट्रिक है, एक्चुअली ये एसिमेट्रिक है, लेकिन नॉन हम बोलते हैं ना, ये दिखता है ऐसा है कि लगता है ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, लेकिन नहीं। इसका जो फॉर्मेशन ऑफ द इथिलीन डाइएमीन कॉम्प्लेक्स होता है ना, मान लो ये होता है इथिलीन डाइएमीन ना, तो ये होता है NH वाला लिगांड, और ये होता है CH2, ये होता है CH2 और ये होता है NH, ठीक है। तो NH ये नाइट्रोजन लोन पेयर डोनेट करता है किसको, कोबाल्ट को। तो इसका जो हाइड्रोजन और ये CH का जो हाइड्रोजन, वो सब एक डिफरेंट एंगल पर रहते हैं। इसका जो एंगल होता है और ये वाला इसमें जो एंगल होगा, तो एंगल डिफरेंट हो जाएगा, तो कभी सिमेट्रिकल नहीं हो पाएंगे, ठीक है। ये होता है वजह फॉर द ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ MAA3 मॉलिक्यूल का। तो ये तो मैंने समझा दिया कि ये होता है, अगर सिस आइसोमर है तो ऑप्टिकल एक्टिव हो सकता है, ट्रांस तो नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, ठीक है। ट्रांस इज़ नॉट पॉसिबल, ट्रांस वो नहीं करेगा, ठीक है। और ये होता है, और एक एग्जाम्पल मैंने दे दिया, इसमें भी एक सिस मॉलिक्यूल लेना है। अगर ट्रांस ले लिया कि अपोजिट साइड में मिरर इमेज हो गया, तो क्या होता है कि सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है। तो ये होता है अप टू पार्ट 1 के तब मैंने पढ़ा दिया, जिसमें बहुत क्वेश्चन ये ऑप्टिकल एक्टिविटी बहुत फार आ चुका है और आएगा भी। थोड़ा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, और मैं एक जब वीडियो बना दूंगा क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। तो ये होता है पार्ट 1 के लिए। और दोबारा पार्ट देखते हैं पार्ट 2, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैंने ये बता दिया 2 मार्क के लिए, और 2 मार्क पार्ट 2 में मिल जाएगा आपको, जैसे VPT, CFT और एक थोड़ा सा जो पाई एसिड लिगेंड होता है ना, उसके बारे में, ठीक है। तो प्रोसीड करते हैं।